13 अक्टूबर 1972 एक प्लेन उड़ान भरता है उरुग्वाय से सैंटियागो के लिए। इस प्लेन में टोटल 45 पैसेंजर्स होते हैं। उनमें से ज्यादातर रग्बी फुटबॉल टीम के प्लेयर्स होते हैं और बाकी इनके दोस्त या भाई जो सैंटियागो रग्बी गेम खेलने जा रहे थे। पर वहां पहुंचने से पहले ही इनका प्लेन क्रैश हो जाता है एंडीज माउंटेन्स के ग्लेशियर के बीच। और यहाँ से शुरू होता है इनका जिंदा रहने और मौत से लड़ने का ऐसा सफर जिसे देखकर हमारी रूह कांप उठती है। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सच्ची घटना है उन 45 लोगों की जिनके साथ ये हादसा हुआ और उन 16 जाबाजों की जो यहाँ से जिंदा बचकर आ सके। इसका नाम है सोसाइटी ऑफ द स्नो। इसके डायरेक्टर हैं J.A. बयोना और इसे IMDb पर रेटिंग मिली है 7.8 की। हाय दोस्तों, हमारे चैनल फिल्मी कहानी में आपका स्वागत है। तो चलिए इस मूवी की कहानी को शुरू करते हैं। इसकी कहानी शुरू होती है अक्टूबर 1972 से। यहाँ एक रग्बी मैच चल रहा है। इसके बाद सभी प्लेयर्स अपने ड्रेसिंग रूम में आ जाते हैं। ये उरुग्वायन रग्बी टीम के प्लेयर्स हैं। यहाँ इनका कैप्टन मार्सेलो कहता है, अभी आधा प्लेन खाली है तो सभी जल्दी अपने ट्रैवलिंग के पैसे दे दो। फिर हमें एक चर्च दिखाया जाता है जहाँ गैस्टोन नूमा को एक लेटर देता है। नूमा उसका दोस्त है और वो उसे अपने साथ सैंटियागो ले जाना चाहता है। पहले तो नूमा मना करता है पर गैस्टोन और पांचो उसे मना लेते हैं। अब सभी लोग एक एक करके एयरपोर्ट पर आते हैं। ये होते हैं 40 पैसेंजर्स एंड 5 क्रू मेंबर्स, टोटल 45 पर्सन्स। ये फ्लाइट शुरू होने से पहले अपना एक ग्रुप फोटो करवाते हैं। फिर प्लेन उड़ान भरता है और ये सभी मौज मस्ती करते हुए सफर का आनंद ले रहे थे। फिर इन्हें एक हल्का सा झटका महसूस होता है और गैस्टोन पूछता है कि ये वही माउंटेन रेंज है ना जो अपने ऊपर से जाने वाली चीज को अपनी ओर खींच लेती है। फिर एक लड़का उससे कहता है कि हाँ। वो बताता है कि प्लेन्स की जो गर्म हवा है वो पहाड़ों की ठंडी हवा से टकराती है और एक सक्शन इफेक्ट क्रिएट होता है। अब इन्हें और ज्यादा झटके लगने लगते हैं। न्यूमा प्लेन की विंडो के बाहर देखता है, उसे बस सफेद धुंध ही दिखाई देती है। अब प्लेन नीचे की तरफ तेजी से गिरने लगता है। ये सभी लोग डरने लगते हैं। इनका सामान भी इधर उधर गिर जाता है। पायलट्स अपनी पूरी ताकत के साथ प्लेन को ऊपर की ओर ले जाने की कोशिश करते हैं और प्लेन ऊपर जा भी रहा होता है तभी वो टकरा जाता है एक पहाड़ी से और टकराने से उसके पीछे का हिस्सा टूटकर वहीं हवा में उड़ जाता है। साथ ही पीछे की साइड बैठे हुए लोग भी उसी के साथ उड़ जाते हैं। फिर अगला हिस्सा इतनी रफ्तार से बर्फ पर फिसलता हुआ जाता है कि जब वो रुकता है तो इतना तगड़ा झटका लगता है जिसकी वजह से बचे हुए सभी पैसेंजर्स स्पीड से आगे की ओर गिरते हैं। उनमें से कुछ मर जाते हैं और कुछ के हाथ पैर टूट जाते हैं। वो सभी चिल्ला रहे होते हैं, रो रहे होते हैं। फिर कुछ लड़के जो थोड़ा ठीक थे वे दूसरों की मदद करते हैं और तभी उन्हें पता चलता है कि पायलट अभी जिंदा है। वे पायलट के पास जाते हैं, वो बहुत जख्मी था। फिर ये रेडियो चेक करते हैं पर वो भी काम नहीं कर रहा था, सब कुछ खराब हो चुका था। और पायलट इनसे कहता है कि ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे और मर जाता है। अब यहाँ रात हो चुकी है। ये इनके लिए नई मुसीबतें लेकर आई है क्योंकि रात को टेम्परेचर -30 डिग्री तक पहुँच गया। ये सब प्लेन के अंदर एक दूसरे के साथ सिमट कर बैठे रहे और चीखते रहे, चिल्लाते रहे। जैसे तैसे रात बीत गई। सुबह को नूमा प्लेन से बाहर निकलता है और अपने चारों तरफ देखता है। उसे बस दिखाई देते हैं बर्फ की चादर ओढ़े सफेद पहाड़। फिर कुछ लड़के आपस में बात कर रहे होते हैं और ये बताते हैं कि कुछ लोग रात में ही मर गए और कुछ की हालत बहुत खराब है। फिर ये प्लेन का मलबा बाहर निकालकर उसमें जगह बनाते हैं ताकि जख्मी लोगों के लिए थोड़ी जगह बन सके। और मार्सेलो जो इनका कैप्टन भी था कहता है कि हमें जख्मी लोगों का ध्यान रखना होगा, उनके लिए जो बन पाएगा वो करेंगे। फिर ये सभी जख्मी लोगों को भी बाहर धूप में बैठा देते हैं और इनमें से एक सभी काम की चीजें ढूंढकर एक सूटकेस में डालता है और दूसरा खाने की सभी चीजों को इकट्ठा करता है और ये लाशों को भी एक साइड में रख देते हैं। अभी तक इनके 11 साथी मर चुके थे। अब ये सभी थोड़ा थोड़ा खाना खाते हैं और तभी आसमान से किसी हेलीकॉप्टर की आवाज आती है और ये मदद के लिए चिल्लाते हैं पर कुछ भी नहीं होता। अब फिर से रात आ जाती है और ये तैयारी करते हैं ठंड से बचने के लिए। ये सारे सूटकेस और कपड़ों की मदद से प्लेन के बाहरी हिस्से को अच्छे से कवर करते हैं ताकि ठंड अंदर ना आ सके।
मार्सेलो को मदद आने की उम्मीद थी पर उसके साथियों को नहीं। अब ये रात भी निकल जाती है और इन्हें यहाँ फंसे हुए 2 दिन बीत चुके हैं और आज तारीख है 15 अक्टूबर। प्लेन में नांदो नाम का लड़का पूछता है कि क्या हुआ। वो इतना जख्मी हो चुका था कि उसे आज तीसरे दिन होश आया है। फिर वो अपनी बहन के पास जाकर लेट जाता है, वो भी बहुत जख्मी थी। फिर ये सूटकेस की मदद से बड़ा क्रॉस का साइन बनाते हैं ताकि कोई दूर से इन्हें देख सके और तभी उन्हें वहां से एक प्लेन जाता हुआ दिखता है। वे फिर से मदद के लिए चिल्लाते हैं और शीशे की मदद से उनका ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। इनमें से कुछ लोगों को लगता है कि उन्होंने इन्हें देख लिया। अब ये बहुत खुश होते हैं ये सोचकर कि इनके लिए मदद जल्दी ही आएगी, पर अफसोस उन्होंने इन्हें नहीं देखा था। ऊपर से जाने वाले हर प्लेन की आवाज इनकी उम्मीद जगा देती थी पर पल भर में ही मार देती थी। अब हम इन्हें आपस में बात करते हुए देखते हैं। ये कहते हैं कि ऐसे कब तक बचेंगे हम। रॉबर्टो कहता है कि हवा के बिना 3 मिनट जी सकते हैं, पानी के बिना 3 दिन और खाने के बिना 3 हफ्ते। पर हम ऊंचाई पर हैं, वो भी बर्फ में। हम 3-4 गुना ज्यादा कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, तो हम 3 हफ्ते भी नहीं जी सकते। फिर नूमा कहता है कि हमें वहां जाना चाहिए जहां प्लेन क्रैश हुआ था, क्योंकि प्लेन के पीछे वाले हिस्से में बैटरीज थीं, जिनका यूज करके हमें रेडियो ऑन करना ही होगा। और इनमें से 4 लोग ऊपर की तरफ चलना शुरू कर देते हैं और थोड़ा ऊपर जाने के बाद ये पीछे मुड़कर देखते हैं तो इन्हें अपना ही प्लेन नहीं दिख रहा था। इसका मतलब अगर रेस्क्यू टीम ऊपर से गई भी होगी तो उन्हें ये दिखे ही नहीं होंगे। अब ये दूर एक एवालांच को देखते हैं, फिर ये यहाँ से वापस लौट जाते हैं। अब इन्हें यहाँ 6 दिन बीत चुके हैं। इनका खाना भी खत्म हो चुका है। भूख से इनकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि ये सबसे घिनौना पाप करने को भी तैयार थे। इनमें से कुछ लोग मरे हुए लोगों की बॉडीज खाने की बात करते हैं, पर मार्सेलो, नूमा और बाकी कुछ लोग अभी इसके खिलाफ होते हैं। वो कहते हैं कि ये गलत है। 8वें दिन नांदो की बहन भी दम तोड़ देती है। अब ये सिर्फ 27 लोग ही जिंदा बचे हैं। इन सब की हालत बद से बदतर हो रही थी। फिर फियातो, रॉबर्टो और उनके साथ बाकी कुछ लोग कहते हैं कि मैं मरने के बाद तुम्हें अपनी बॉडी खाने की इजाज़त देता हूँ, और बॉडीज़ को खाने चले जाते हैं। बस 5 लोग को छोड़कर बाकी सभी बॉडीज को खाना शुरू कर देते हैं। अब किसी के सामान से इन्हें एक रेडियो मिलता है। ये उसे शुरू कर लेते हैं और इस खबर को सुनकर इनकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। खबर थी कि गवर्नमेंट ने उनको ढूंढने का काम नेक्स्ट ईयर के लिए शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि बर्फ के पिघलने पर इन्हें ढूंढना आसान होगा। मतलब वो मान चुके हैं कि ये मर चुके हैं और वो बस इनकी डेड बॉडीज को ढूंढेंगे। अब मार्सेलो भी कहता है कि जो है उसे खा लो, और बचे हुए लोग भी बॉडीज खाना शुरू कर देते हैं, सिवाय नूमा के। अब हम देखते हैं कि नूमा और उसके साथ 2 लोग प्लेन के टूटे हुए हिस्से को ढूंढने के लिए जाते हैं। रास्ते में उन्हें अपने साथियों की बॉडीज भी मिलती हैं, पर प्लेन ढूंढते ढूंढते उन्हें वहां रात हो जाती है। पर वो तीनों एक दूसरे के ऊपर लेटकर रात को काटने की कोशिश करते हैं। ठंड और बर्फ इतनी ज़्यादा थी कि जब ये सुबह उठते हैं तो ये पूरी तरह से बर्फ से ढक चुके थे और इनकी बॉडीज भी अकड़ चुकी थीं। वहाँ से आने के बाद नूमा भी मांस का टुकड़ा खा लेता है और नांदो घंटों प्रैक्टिस करता पहाड़ पर चढ़ने के लिए, क्योंकि वो इन पहाड़ों को पार करके चिली जाना चाहता है। अब इन्हें यहाँ 17 दिन हो चुके हैं और 5 दिनों से तूफान आ रहा है। ये सभी प्लेन के अंदर बैठकर टाइम पास करने के लिए शायरी कर रहे थे, और तभी आता है यहाँ एक एवालांच, जिसकी वजह से प्लेन में बर्फ बढ़ जाती है और ये सभी उसमें धंस जाते हैं और बड़ी मुश्किल से ये उसके बाहर निकलते हैं। इन्होंने खुद को थोड़ा संभाला ही था कि और बर्फ फिर से इनके प्लेन में घुस जाती है। ये फिर उसमें दब जाते हैं। जैसे तैसे करके ये इससे बाहर निकलते हैं। अब इनके और साथी मर चुके थे। बर्फ भरने के कारण ये प्लेन से बाहर नहीं निकल पाते और अंदर मरे लोगों की ही बॉडीज को काट कर खाना शुरू कर देते हैं। फिर नूमा गुस्से से प्लेन की खिड़की तोड़ने की कोशिश करता है और अपने पैर को जख्मी कर लेता है, पर वो रुकता नहीं है और बर्फ खोदता रहता है। ऐसा करते करते वो बाहर जाने का रास्ता बना लेता है। फिर ये सब बाहर निकलकर चैन की सांस लेते हैं। अब ये रोज मेहनत करके प्लेन की सारी बर्फ हटा देते हैं और दिन बीतने के कारण बाकी जख्मी लोग भी मरते जा रहे थे। अब 4 लोग, नूमा, रॉबर्टो, नांदो
और एक और निकल पड़ते हैं अर्जेंटीना की ओर ढूंढने के लिए ताकि उन्हें जमीन मिल जाए। रास्ते में नूमा की हालत ज्यादा खराब हो रही थी क्योंकि उसके पैर में चोट लगी थी और उसमें इन्फेक्शन बढ़ गया था। यहाँ से नूमा वापस चला जाता है। प्लेन में पहुंचकर वो बेहोशी की हालत में ही सो जाता है और अगली सुबह होने तक इनका एक और साथी दम तोड़ देता है। ये देखकर नूमा को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता क्योंकि वो दूसरों की मदद करनी चाहता था, पर पैर में चोट लगने के कारण वो लाचार हो चुका है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि नांदो नूमा के पास बैठा है। वो उसे बताता है कि हम ईस्ट की तरफ गए, 2-3 घंटों तक चलते रहे और पहाड़ी के पीछे हमें प्लेन का पिछला हिस्सा दिखा। वो लुढ़क कर नीचे गिर गया था। अब इन्हें प्लेन से कुछ सामान जैसे कि कपड़े, सिगरेट्स, चॉकलेट्स और सबसे जरूरी प्लेन की बैटरीज मिल गई थीं। वो बैटरीज काफ़ी भारी थीं, तो ये उन्हें यहाँ लाने की बजाय रेडियो को वहाँ लेकर जाते हैं। वहाँ पहुंचकर ये रेडियो को ठीक करने की कोशिश करते हैं, पर इन्हें निराशा ही हाथ लगती है। रेडियो काम नहीं करता, तो ये यहाँ से ज़रूरत का सामान लेकर वापस आ जाते हैं। इधर नूमा की हालत बिगड़ती जा रही थी। अब खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। ये सारी बॉडीज का मांस खा चुके थे और हड्डियों में बचे थोड़े बहुत मांस से अपना काम चला रहे थे। अब इन्हें यहाँ फंसे हुए 58 दिन हो चुके हैं और अब बस ये 17 लोग ही जिंदा बचे हैं। फिर रेडियो पर एक न्यूज़ आती है कि इनको ढूंढने का काम दोबारा जल्दी ही शुरू होगा, पर इस बात पर रॉबर्टो के अलावा किसी को भी भरोसा नहीं था। वो कहते हैं कि अब ये हमारी बॉडीज को ही ढूंढने आएंगे। यहाँ टिनटिन नाम का लड़का हमेशा फोटो खींचता रहता है। पता नहीं वो ये फोटोज किसके लिए खींच रहा था, शायद अपने घर वालों के लिए। अब हम आगे देखते हैं कि नूमा भी अपना दम तोड़ देता है। उसकी मौत इन सबको बहुत दर्द देकर जाती है। वो इनके लिए एक चिट्ठी छोड़कर जाता है। इसमें लिखा था, There is no greater love than to give one's life for friends। इसे पढ़कर इनके अंदर एक अजीब सी ऊर्जा आती है और रॉबर्टो कहता है कि हम कल ही यहाँ से निकलेंगे। फिर अगली सुबह रॉबर्टो, नांदो और एक और 3 जन निकलते हैं वेस्ट में चिली की तरफ। इस बार वे पूरी तैयारी से निकलते हैं। खाना, स्लीपिंग बैग्स जो इन्होंने खुद बनाए थे और ज़रूरत का सारा सामान लेकर ये लगातार कई दिनों तक चलते रहते हैं। पहाड़ के ऊपर चढ़ने के बाद ये देखते हैं कि आगे अभी सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ दिख रहा है। यहाँ नांदो कहता है कि मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊँगा, कभी तो ये पहाड़ ख़त्म होगा, और रॉबर्टो भी इसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। अब इनमें से तीसरा लड़का वापस प्लेन पर आ जाता है ताकि इनका खाना ज़्यादा दिन चल सके, और नांदो एंड रॉबर्टो फिर से वेस्ट की तरफ चलना शुरू कर देते हैं और कई दिन तक बर्फ से ढके हुए पहाड़ों पर बिना रुके चलते रहते हैं। और आखिर में उन्हें बिना बर्फ वाली जमीन मिल ही जाती है और वहाँ एक नदी भी होती है जिसमें ये पानी पीते हैं। और तभी नदी की दूसरी तरफ इन्हें घोड़े पर सवार एक आदमी दिखाई देता है। ये उसे मदद के लिए आवाज़ देते हैं और वो इन्हें देख लेता है। फिर वो इनको एक पेपर देता है ताकि ये उस पर अपनी बात लिखकर उधर फेंक सकें, क्योंकि नदी के शोर के कारण उसे आवाज़ नहीं आ रही थी। नांदो उसमें लिखता है कि मैं उस प्लेन से हूँ जो पहाड़ियों में क्रैश हो गया था। हम 10 दिनों से चल रहे हैं। प्लेन में अब भी 14 घायल लोग हैं। हमारे पास खाना नहीं है। हम कमज़ोर हो गए हैं। आप हमें बचाने कब आ रहे हैं? हम चल भी नहीं पा रहे। प्लीज़ जल्दी आइए। तुरंत ही ये खबर आग की तरह फैल जाती है। उनके देश उरुग्वाओ तक भी पहुंच जाती है। यहाँ मीडिया वाले भी आ जाते हैं। फिर नांदो और रॉबर्टो ताज़ा खाना खाते हैं। अब रेस्क्यू टीम 2 हेलीकॉप्टर लेकर और साथ ही नांदो को भी लेकर बचे हुए लोगों के पास जाते हैं। वे सभी उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं। गस्तावो जैब्रिनो नाम के लड़के ने सभी मरे हुए लोगों की कुछ ना कुछ चीज़ें संभाल कर एक बैग में रखी हुई थीं, और जब रेस्क्यू टीम का एक ऑफिसर उससे बैग छोड़ने को कहता है तो वो बैग के बिना जाने के लिए मना कर देता है। और यही दिखाता है इनके दोस्तों के लिए इनके प्यार को। आज इन्हें यहाँ 71 दिन हो चुके थे और इतने दिन इनमें से एक ने भी सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचा, बल्कि अपने सभी साथियों के बारे में सोचा। हमेशा दूसरों के लिए वो सब किया जो इनसे बन पाया। ना आपस में लड़ाई, ना किसी काम के लिए बहस। इसी कारण मौत के मुंह से बचकर ये 16 लोग वापस आ पाए। दोस्तों, इनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। दोस्ती का महत्व, टीम वर्क के बारे में,
और कैसे बुरे वक्त या हालातों में हमें अपनों के साथ एक होकर लड़ना चाहिए। तभी हम उन हालातों को हराकर वहां से बाहर निकल सकते हैं। आखिर में ये सब लोग अपने घर वालों के पास पहुंच जाते हैं और याद करते हैं अपने साथियों को जिन्होंने बीच सफ़र में ही इनका साथ छोड़ दिया। दोस्तों, आशा करता हूं कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आप इमोशनल तो ज़रूर हुए होंगे। अगर हाँ तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि अगर कभी आप ऐसी जगह फंस गए तो क्या करेंगे। ऐसी ही बेहतरीन मूवीज़ की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।